गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 12 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। वैसे आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े कम हैं लेकिन करने में बहुत मजा आने वाला है। पहला टॉपिक हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन से करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा अप्सरा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक तो रिपीटेड सा रहने वाला है बट फिर भी थोड़ा आपको बताऊंगा अप्सरा की हिस्ट्री, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जोशीमठ के बारे में पहले हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं लेकिन आज जोशीमठ के बारे में बहुत बढ़िया टेक्स्ट सेक्शन आया है जिसमें इसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, जियोग्राफी, पॉलिटी सब कुछ करने वाले हैं। तो जोशीमठ वाला टॉपिक थोड़ा अच्छा रहने वाला है। जापान यूके की डील के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है बट स्टिल जापान की डिफेंस हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा मज़ेदार तो रहेगा ये भी। खैर गूगल और सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। क्या इशू ये चल रहा है पूरे का पूरा, तो इसे हम जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों से कवर कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन आज का एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब लाम लमेट कुछ भी नहीं है, कोई कुछ ही डायरेक्ट नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। और पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो मेंस में जब हम लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वीमेन इश्यूज़ की बात करते हैं, ट्राइबल इश्यूज़ की बात करते हैं, ओल्ड एज पीपल की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ की बात करते हैं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो उसी सेक्शन में से चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला जो इशू है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप कुछ भी मिस करिए लेकिन ये वाला टॉपिक आप मिस मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह तो आप लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते ही रहते हो, तो लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। बट अनाउंसमेंट जो रोज मैं करता हूँ आज फिर से करूंगा, तो मैं मानने वाला तो हूँ नहीं। तो भाई हम अभी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने, तो अगर अभी भी आप वेट कर रहे हो तो शायद अब आपको नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमारी वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ज़बरदस्त फाउंडेशन कोर्स होता है, बहुत लेंदी होता है और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है, तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आती है समझने में। बाकी अगर 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो ऑफ कोर्स आपको लगानी ही है। इसके लिए तो कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन है नहीं, कोई भी लगाइए टेस्ट सीरीज, लेकिन लगाना ज़रूर है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि सिर्फ टॉपिक पढ़ के प्रीलिम्स देने चले जाओगे, तो आधी प्रिपरेशन होती है भाई वो। ठीक है, टॉपिक पढ़ोगे और उससे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आधी प्रिपरेशन मानता हूँ उस चीज़ को मैं। ठीक है, बट अगर आपने टॉपिक आधा अधूरा भी पढ़ा हुआ है लेकिन अगर उसने आपके उसी टॉपिक पे आपने अच्छे खासे एमसीक्यूज लगा लिए हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक वगैरह वो सब करना ही है। लेकिन आज बहुत खास दिन है। आज एक बहुत खास दिन है क्योंकि विवेकानंद जी का जन्म हुआ था भैया 12 जनवरी को। तो जिन बच्चों का बर्थडे आज है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका आज बर्थडे है तो आप बहुत लकी हो क्योंकि आपका बर्थडे जो है वो विवेकानंद जी के साथ मैच करता है भाई। ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ था। एक बंगाली कायास्त फैमिली थी, वहाँ से इनके जो फादर साहब थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ काम करते थे। तो एक अच्छी खासी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी मदर जो है काफ़ी रिलीजियस थी, फादर तो इतने ज़्यादा नहीं थे खैर। बट शुरू से इनको फिलॉसफी में और जो मंक्स होते थे इनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता था। इनकी जो जीवनी है बायोग्राफी, उसके अंदर जो लिखा गया है कि एक बार ये बचपन में इनके घर पे कोई मंक आए थे दान दक्षिणा मांगने ऑफ कोर्स। तो इनके पास कुछ खास था नहीं देने के लिए, तो इनकी बॉडी पे जो कपड़ा था इन्होंने उनको वही दे दिया था। तो उसके बाद इनके घर वाले एक्चुअली इनको जब भी कोई साधु संत आते थे ना इनके मोहल्ले में मतलब दक्षिणा लेने, तो इनको कमरे के अंदर बंद कर देते थे। लेकिन फिर भी ये खिड़की खोल के कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी बचपन में और काफ़ी फिलॉसफी में, हिस्ट्री में इनको इंटरेस्ट रहा। बहुत लोगों को इन्होंने पढ़ाई किया, हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑफ कोर्स, वेदांता, वेदों को बहुत पढ़ा इन्होंने। सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि विदेशी फिलोसोफर्स को और उनको भी पढ़ा इन्होंने, जैसे बरूच, आर्थर शोपेनहेयर, जॉर्ज हेगल, चार्ल्स डार्विन, इमैनुअल कांट, इनको भी पढ़ा इन्होंने। ऐसी बात नहीं है, सबको पढ़ा इन्होंने। और देश भर में घूमे भैया, पूरे ट्रेन में यात्राएं किया करते थे। इवन एक यात्रा की दौरान जब ये 1892 में ट्रेन की जर्नी कर रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक जी से भी मुलाकात हुई थी इनकी। फिर ये 1893 में जो शिकागो के अंदर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हो रही थी वहाँ पे भी इन्होंने गए ये, और भैया इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और देखिए विदेशों में क्या रहता है ना, वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के बात करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, आज भी यही चलता है वहां पे तो लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन इन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका।
इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, लगातार 2-3 मिनट के लिए पूरे लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे। उन्होंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी कोई एज ए ब्रदर्स एंड सिस्टर भी बोल सकता है। तो बड़ी और इनकी जो जर्नी है अमेरिका तक जाने की, वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा गूगल वगैरह करोगे आपको पता चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हम लोगों को सबको इनकी बायोग्राफी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। फिर ये 2 साल तक अमेरिका में ही रहे उसके बाद, और वहाँ पे घूमे, लोगों से मिले, और हमारी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह इन्होंने दिए। फिर ब्रिटेन में भी गए, 2-3 बार ब्रिटेन, 2 बार लगभग शायद ये ब्रिटेन में भी गए हैं, और वहाँ से इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बनी। एक महिला थी जिनको बाद में सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, वो इनकी फॉलोवर बनी, वो इंडिया में आई एंड ऑल दैट। वेदांता सोसाइटी को इन्होंने न्यूयॉर्क में ही एस्टेब्लिश किया था बेसिकली, जब ये अमेरिका में थे। लेकिन बाद में इनकी हेल्थ थोड़ा डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई 1901 में, और फिर 1902 में अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में इनकी डेथ भी हो गई। तो विवेकानंद जी के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहले टॉपिक में बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो भैया हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, जगदीप धनखड़ जी, ये कई बार पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, और वैसे खुद भी लॉयर भी हैं, ये पर्सनली भी ये लॉयर हैं, तो इनको कानून की अच्छी समझ है। बट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ही दे रहे हैं कुछ समय से अनफॉर्चुनेटली, और बेसिक स्ट्रक्चर को लेके बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, एनजेसी को लेके, कॉलेजियम को लेके काफ़ी बात कर रहे हैं। आई नो वेरी वेल कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। तब से जो है कई बार जो धनखड़ जी का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो दर्द है, वो कई बार सामने आ जाता है। इनके जो दिल के अंदर वो पेंच फंसा हुआ है, कई बार स्टेटमेंट ये दे देते हैं। तो इनका ये कहना है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है। पार्लियामेंट क्योंकि किससे बनी होती है? लोगों से बनी होती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पीपल सुप्रीम होते हैं, लोगों से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। वी द पीपल, है ना, तो पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इट मीन्स दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू मिस्टर धनखड़, ये उन्होंने कहा। अब पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, उसको हमारी जुडिशरी वो स्क्रूटनाइज कर सकती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कोई कानून सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंक नहीं करता है, अगर दोनों की वैल्यू सिंक नहीं करती है, उस केस में जुडिशरी उस पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये आपको पता है, जुडिशियल रिव्यू, है ना, आपको अच्छे से पता है। तो धनखड़ जी का ये कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है भाई, जुडिशरी को पार्लियामेंट के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जुडिशरी अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे। इनका यह कहना है कि जो एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, ये लोगों की पावर को अंडरमाइन कर रहा है, ये पार्लियामेंट की पावर को अंडरमाइन कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो भाई, बेसिक स्ट्रक्चर एक हमारा इस समय जो डॉक्ट्रिन है वो चल रही है, उसको मानना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट को लगता है तो वो एनजेसी के और दोबारा से रिइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में तब। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से न्यूज में आ गया है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आप ये समझ लीजिए फाउंडेशन होती है, ठीक है। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसकी एक फाउंडेशन होती है। उस फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, उसके ऊपर आप उतनी ही ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। और फाउंडेशन अगर वीक होगी तो पूरी बिल्डिंग, चाहे आप जितना मर्जी पैसा लगा लीजिए, लेकिन उसकी अगर नींव कमजोर होगी, फाउंडेशन कमजोर होगी, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप मत चेंज करिए, ठीक है। उसके अलावा आप जो मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट जो मर्जी करे वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट करना है अमेंडमेंट करिए, कानून बनाने हैं कानून बनाइए, जो मर्जी करिए भाई, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन पार्लियामेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर को, उस फाउंडेशन को नहीं हिला सकती। अगर वो फाउंडेशन हिल गई तो पूरा डेमोक्रेसी हिल जाएगा। ये बात शुरुआत से नहीं कही थी, ये बात कही गई थी 1973 में केशवानंदा भारती केस में। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट केस हुए हैं हमारे यहाँ पे, जैसे गोलकनाथ केस काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। गोलकनाथ केस से पहले
पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने की। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। फिर हम लोगों ने भाई पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट पास कर दिया, जिसमें ये कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। बट फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, जो मर्जी करे, अमेंडमेंट करना चाहे अमेंडमेंट करे, प्रियम्बल के अंदर करना चाहे प्रियम्बल के अंदर करे, फंडामेंटल राइट के अंदर चाहे फंडामेंटल राइट करे, बट सम टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद। जो मर्जी करे बट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करो, उसके अलावा जो मर्जी करो, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बताया। वो केस टू केस वेरी करता है। अब तक जितनी जजमेंट हुई है उससे हमें ये पता चला है कि दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन होना चाहिए, फेडरल कैरेक्टर जो होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अपने आप में ही खुद बेसिक स्ट्रक्चर है, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेयर फ्री इलेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल दैट, ये आप पूरा देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे, सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये लक्ष्मीकांत से ही मैंने उठाया है, कोई खुद से तो मैंने लिस्ट बनाई नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हो अपनी बेसिक बुक तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 MCQs हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये शायद थोड़ा फ्रीज हो गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है MCQs पूछे गए हैं यूपीएससी में। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 2020 का क्वेश्चन है ये, राइट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही क्वेश्चन है। आप ऑप्शन पढ़िए आराम से और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो आपका पॉलिटी वाले सेक्शन से ही आता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, इंदिरा गांधी वाला केस। ठीक है, ये थोड़ा सा पेयर दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भैया कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है। पॉलिटी आई नो आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है मोस्टली बच्चों का, क्योंकि पॉलिटी को पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना आसान होता है। ठीक है, बट तो इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोस्टली बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के अलावा और भी हमारे पास कई सारी डॉक्ट्रिन होती हैं, ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है। ठीक है, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, women seek scrapping of the section 197 of the CRPC and the अप्सपा in आसाम। तो अप्सपा के बारे में देखिए, हिस्ट्री आपको ज़्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्सपा बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है, जिसके तहत किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, और एक बार अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे अप्सपा लगा दिया जाता है। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है ये, जिसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, कुछ अथॉरिटी दी गई है। जैसे भाई किसी को वार्निंग देके वो फायर कर सकते हैं, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, उसके घर में जाके सर्च कर सकते हैं, है ना, बिना वारंट के। ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। शुरुआत में इसको आसाम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर जैसे जैसे आसाम से दूसरे स्टेट अलग होते गए, मणिपुर अलग हुआ, त्रिपुरा अलग हुआ। ठीक है, त्रिपुरा से तो खैर 2015 में इसको रिपील कर दिया गया है। ठीक है, आसाम में 1958 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में पंजाब में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब पंजाब के अंदर चीज़ें चल रही थी 1990s के दौरान। फिर 1997 में पंजाब से इसको रिपील कर दिया गया। J&K के अंदर भी चल रहा है अभी, कुछ एरियाज़ के अंदर, लद्दाख वाले एरिया में भी। तो अभी भी जो है कुछ जगह पे हमारे यहाँ पे है, जैसे कुछ पार्ट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पे अभी अप्सपा काम कर रहा है। तो अप्सपा के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बट हमारा जो CRPC है उसका है सेक्शन 197। ठीक है, इसको रिमूव करने की बात कही गई है अलोंग विद अप्सपा। देखिए, अप्सपा को रिमूव करने की डिमांड तो बहुत सालों से चल रही है, उस पर ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। सेक्शन 197 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि अप्सपा को पावर देता है। वो पावर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। 197 क्या कहता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member
of the armed forces while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous section of the central government। इनका मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर अगर कोई भी एक्ट करता है या कोई ऑफेंस करता है, किसी को जैसे मान लो गोली मार दिया या ना कुछ भी हो गया, उस केस में इंडिया का कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब आर्म्ड फोर्सेस को एब्सोल्यूट पावर यहाँ पे एक तरह से दिया गया है। इसको रिपील करने की बात जो है कही है, इसको हटाने की बात कही है। कुछ वीमेन ग्रुप हैं, ठीक है, उन वीमेन ग्रुप ने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको फाइल किया है केस को। लेट्स सी आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है। बाकी 2016 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपसपा के बारे में कुछ 10 अमेंडमेंट की बात कही गई थी। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनको क्या करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है, ठीक है। मतलब जैसे उनको वार्निंग प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए, अच्छी इंटेलिजेंस हो तभी एक्ट करना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए भैया लोगों के बारे में, मिनिमम फोर्स का यूज़ करना चाहिए। इस तरह के 10 गाइडेंस या कमांडमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए, वाई इज़ द लैंड सिंकिंग ऑफ जोशीमठ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले। जोशीमठ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो भैया अगर आप बद्रीनाथ जाते हो तो आपको जोशीमठ से होके ही जाना पड़ता है। तो जोशीमठ अपने आप में भी एक पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है। जोशीमठ से थोड़ा सा दूर यहाँ पे ओली पड़ता है, और ओली काफ़ी फेमस है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। जोशीमठ से थोड़ा सा आप आगे जाते हो तो वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे पड़ता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जोशीमठ से थोड़ा और आप ऊपर जाते हो तो हेमकुंड साहिब, ये सिख पिलग्रिमेज सेंटर है। बद्रीनाथ जो है वो हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है। तो जोशीमठ के अंदर काफ़ी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, खासकर टूरिस्ट के लिए, पिलग्रिमेजेस के लिए एंड ऑल दैट, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, राइट। और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई यहाँ पे। और 1962 में इंडिया चाइना जब वॉर हुआ था तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो गई यहाँ की इसकी। तो हेमकुंड साहिब का मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा जोशीमठ जो है कहाँ बना हुआ है, वो एक लैंडस्लाइड एरिया के ऊपर बना हुआ है बेसिकली। हिस्टोरिकली बहुत सालों पहले वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड आया होगा, उस लैंडस्लाइड से जो ज़मीन बनी, जो मतलब सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे हुए, उसके ऊपर जोशीमठ बना हुआ है। तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब्ड जियोलॉजी है जोशीमठ की, राइट। और हमारे जोन 5 के अंदर आता है, अर्थक्वेक जोन 5 के अंदर आता है, तो काफ़ी हाई रिस्क भी है भाई इसका। उसके अलावा जब हिमालय बना था, तिब्बतन प्लेट के साथ टकराया था, तो एक थ्रस्ट बना था, वो थ्रस्ट भी जो है जोशीमठ के आसपास है। इवन 1976 में एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। मिश्रा जी कमेटी ने तभी रिकमेंड किया था कि जोशीमठ जो है वो सैंड और सैंड स्टोन के ऊपर बना हुआ है, तो ये सूटेबल नहीं है भाई टाउनशिप के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टाउन वगैरह नहीं होना चाहिए। उस समय भी ये बात कही गई थी। और मिश्रा कमेटी ने ये भी कहा था कि वहाँ पे कोई हाई लेवल ऑफ ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, हैवी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिश्रा कमेटी ने जो कहा था उस एक सजेशन को भी फॉलो नहीं किया गया, एक भी सजेशन को फॉलो नहीं किया गया। डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी वहाँ पे हुई, टाउनशिप भी वहाँ पे बनाया गया, सड़कें बनाई गई, वही ये सब कुछ किया गया। इवन वहाँ पे तपोवन विष्णुगाड़, ठीक है, ये एक थर्मल पावर नेशनल थर्मल पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है यहीं पे, इसके आसपास ही, जोशीमठ के आसपास, जिसकी वजह से बहुत सारा वाइब्रेशन वहाँ पे होता है, नॉल दैट। हालांकि सरकार कहती है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोशीमठ अब सिंक कर रहा है, बट लोगों को ऐसा मानना है कि इसके वजह से भी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से भी जो है चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो रही हैं, राइट। उसके अलावा चार धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, उसका भी एक हाईवे जिसे हेलांग मारवाड़ी हाईवे कहा जाता है, बाईपास, वो भी जोशीमठ के थोड़ा सा नज़दीक से गुजरता है, 4-5 किलोमीटर। उसकी वजह से भी जो है जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे नुकसान होता है। उसके अलावा वेस्ट वाटर डिस्पोजल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, सीवरेज लाइन वगैरह जोशीमठ के अंदर है ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसे ही पानी को डिपॉजिट कर देते हैं। उसकी वजह से भी वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो 1976 में जो मिश्रा कमेटी बनाई गई थी भाई, मिश्रा कमेटी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर आप वहाँ पे ये सब चीज़ें करोगे, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करोगे फालतू में बिना ध्यान दिए, तो ऐसा सब होने वाला है, क्रैक पड़ सकते हैं। ये एक मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले ही कह दिया था, तो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही यहाँ पे हुई है। और जैसा आप देख सकते हो जोशीमठ के अंदर चीज़ें खराब हो ही रही हैं। चलिए,
यूके जापान इंक डिफेंस पैक्ट अलाउिंग ट्रूप्स। भाई आजकल क्या है ना, यूके थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि देयर वाज अ टाइम जब यूके जो है दुनिया की सबसे बड़ी पावर हुआ करता था, लेकिन आज यूके कोई खास पावर है नहीं, ठीक है, खासकर डिफेंस वाले मामले में। तो यूके ना छटपटा रहा है, यूके छटपटा रहा है अपनी पुरानी इमेज को लेके। तो यूके चाहता है कि वो दुनिया का जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे, और ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। तो इंडो पैसिफिक में यूके थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। जैसे यूक्रेन को लिए आप देख सकते हो, है ना, यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा भी दे रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट भी दे रहा है। ऐसा ही डील भी जापान के साथ किया है, ठीक है। ताकि तो जापान के साथ उन्होंने ये डील किया कि अगर जापान के ऊपर कोई अटैक करता है तो यूके जो है वो जापान को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यूके की फोर्सेस जापान के अंदर डिप्लॉय की जा सकती हैं। मतलब जो वहाँ पे जापान के अंदर बेस है, नेवल बेस वगैरह, वो यूके के द्वारा बनाया जा सकता है। इस समय जापान के अंदर 2-3 अमेरिकन बेस तो हैं ही, यूके बेस भी बनाए जा सकते हैं। बेसिकली इंडो पैसिफिक के अंदर यूके जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहता है, ठीक है। ये बेसिकली पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। लेकिन भाई जापान ऑलरेडी जो है वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है, उसको क्या जरूरत पड़ गई यूके के साथ, अमेरिका के साथ इतनी डील करने की? उसकी जरूरत पड़ गई है क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, जापान वो जर्मनी के साथ में था। तो जापान का तो डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका और यूके के साथ लड़ाई चल रही थी। तो जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ तो जापान ने सरेंडर किया बाद में। तो जापान की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। तो जापान की इकोनॉमी और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेरिका ने बनाया था, समझ रहे हो। और जब अमेरिका ने इसको बनाया था तो अमेरिका ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 9 इंट्रोड्यूस कर दिया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि फ्यूचर में द वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ हो। तो वो नहीं चाहता था कि जापान अपने डिफेंस फोर्सेस को दोबारा से खड़ा करे, बनाए उसको। तो आर्टिकल 9 इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। आर्टिकल 9 ये कहता है कि जापान अपनी कोई भी आर्मी नहीं बनाएगा और जापान की डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूएसए की होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। जापान के अंदर जो आर्मी है आज भी वो ऑफेंसिव आर्मी नहीं है, वो डिफेंसिव आर्मी है, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जापान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो सिर्फ जापानीज वोटर के अंदर ही एक्टिव हो सकती हैं, अपने वोटर से बाहर जाके कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकती। मतलब जापान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह नहीं है, ठीक है, ना ही उसके पास ऐसे जेट प्लेन्स हैं जो बहुत दूर तक यात्रा कर सकें। तो बेसिकली ये जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्स 1954 के अंदर बनाई गई थी, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि अमेरिका सिक्योर करता है जापान को, राइट। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, जो साउथ चाइना सी के अंदर हरकतें चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, रशिया जिस तरह से अग्रेसिव हो गया है, तो उसको लेके अभी जापान के अंदर थोड़े डाउट क्रिएट हो गए हैं। तो जापान कुछ समय से अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ को बेसिकली चेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि वो खाली डिफेंस फोर्सेज ना, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ना रहें, बल्कि उनके पास थोड़ा सा ऑफेंसिव डिफेंस भी होना चाहिए। तो अमेरिका के साथ, यूके के साथ वो डील कर रहा है। तो ये जो डील कही गई है बेसिकली अभी हुई है, वो एक उसी का हिस्सा है। जापान अपनी डिफेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, डिफेंसिव से ऑफेंसिव होना चाहता है, ठीक है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट टू हियर गूगल्स चैलेंज टू सीसीआईज एंड्रॉयड ऑर्डर ऑन जनवरी 6। बेसिकली क्या हुआ था, हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया था। वाई? बिकॉज गूगल अपनी पोजीशन को मिसयूज करता है। गूगल की भी ये मोनोपोली है मार्केट के अंदर। आप जब भी कोई फ़ोन लेने जाते हो मार्केट में, एंड्रॉयड का फ़ोन लेने जाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऑलरेडी जब आप दुकान से लेके आते हो तो कई वाली गूगल ऐप्स उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, जैसे गूगल पे, गूगल स्टोर, है ना, या और भी बहुत सारी दुनिया भर की एप्लीकेशन, यूट्यूब वगैरह, उसको भी गूगल ही ओन करता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। तो सीसीआई का ये कहना है कि इसकी वजह से मार्केट में दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। गूगल अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, इसके चक्कर में उन्होंने उसके ऊपर भैया फाइन लगाया था। उस फाइन के अगेंस्ट में अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेट्स सी 16 जनवरी को, मतलब 2-3 दिन के बाद
सुनवाई होने वाली है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो थोड़ा देखने वाली बात रहेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये कंटेंट बहुत पुराना है, मैंने दोबारा इसको ऐड करके आपको दे दिया है, वाकई आप पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वो कंपटीशन रेगुलेटर है, जिसका काम होता है कंज्यूमर के वेलफेयर को देखना। इसका काम होता है कि मार्केट में फेयर और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इस सीसीआई का काम होता है ये देखना कि कोई भी एक या दो बड़ी कंपनियां मार्केट को डोमिनेट ना करें, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो ये काम होता है सीसीआई का, ठीक है। और अगर सीसीआई का ऐसा लगता है तो भाई वो किसी के ऊपर फाइन वाइन लगा सकते हैं, जैसे कि गूगल के ऊपर लगाया गया। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है बेसिकली ये, ठीक है। चलिए, आज का जो एडिटोरियल है वो कहता है भैया रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्री टर्म बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या होता है। देखिए, एक मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चा है वो माता के पेट में जो है वो 9 महीने तक रहता है, राइट, 9 महीने तक रहता है। तो वो जो 9 महीने वाला पीरियड होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे यूजुअली हम लोग 37 वीक्स कहते हैं। तो 37 वीक्स तक एक बच्चा माँ के पेट में रहता है। अगर वो बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है तो उसे कहते हैं प्री टर्म बर्थ, मतलब प्री टर्म बर्थ, राइट। चलिए, तो नेशनल मंडेला जी की एक बहुत शानदार कोट है, उन्होंने कहा था देयर कैन बी नो कीनर रेवलेशन ऑफ अ सोसाइटी सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन। अब ये कई बार ना इस तरह से ऐसे वैसे में आ जाता आपको लिखने के लिए। तो मंडेला जी ने ये कहा कि कोई भी सोसाइटी अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती है, इससे उस सोसाइटी का कैरेक्टर पता चलता है। अगर आप बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो मतलब आपकी सोसाइटी अच्छी है, बच्चों को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो नहीं है, ऐसा मंडेला जी ने कहा था। तो जो ये डेथ होती हैं बच्चों की, कई बार वो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं, कई बार वो डिलीवरी के दौरान हो जाती हैं, कई बार वो डिलीवरी के बाद हो जाती हैं, 1 साल भर के अंदर अंदर, है ना, कई बार 5 साल के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इनसे सारे चीज़ों से पता लगता है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं का हेल्थ का स्टेटस क्या है ना, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन क्या कहता है, ये कहता है कि दुनिया भर में 5 मिलियन बच्चे, मतलब 50 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है उनके 5th बर्थडे से पहले। पैदा तो होते हैं लेकिन 5th बर्थडे से पहले उनकी डेथ हो जाती है, अंडर 5 मोर्टेलिटी। उनका ये कहना है इनमें से ओवर हाफ ऑफ द चाइल्ड की जो डेथ होती है वो 1 से लेके 59 मंथ के बीच में हो जाती है। इंडिया में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 वो है लगभग 7 लाख। 7 लाख बच्चों की डेथ इंडिया में 5 साल से पहले ही हो जाती है, उनके पैदा होने से पहले हो जाती है। लगभग 6 लाख बच्चों की इन्फेंट डेथ हो जाती है, मतलब पहले बर्थडे से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी। पैदा तो होते हैं लेकिन 365 डेज से पहले डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। जिनमें से लगभग 4.5 लाख डेथ जो है वो नियोनेटल डेथ होती है, मतलब पैदा होने के जस्ट बाद में ही जो है 1 मंथ 2 मंथ के अंदर उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। ये सब इन्होंने यहाँ पे कहा है। लेकिन हमारे पूरे देश में काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे केरला और मध्य प्रदेश को अगर आप कंपेयर करो, मध्य प्रदेश के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम्स मोर, समझ रहे हो। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे 2 सबसे बड़े चैलेंज है, भाई चीज़ें हो क्यों रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में चाइल्ड मोर्टेलिटी क्यों है। तो उन्होंने 2 कारण बताए हैं। एक कारण है प्री टर्म डेथ और एक है स्टिल बर्थ। दोनों में क्या फर्क होता है, देखिए प्री टर्म तो मैंने आपको बता दिया था कि जब बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है उसे प्री टर्म डेथ कहते हैं, राइट। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जब एक बेबी, अ बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के 22 वीक्स के अंदर ही, मतलब माता के पेट में ही अगर बच्चे की डेथ हो जाती है उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। मतलब स्टिल बर्थ, अभी तक उसकी बर्थ हुआ नहीं था, लेकिन अगर 37 वीक से पहले हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं प्री टर्म बेबीज। तो प्री टर्म बेबीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। इनका कहना है हाउएवर 3 आउट ऑफ एवरी 4 डेथ
ड्यू टू प्री टर्म बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेबल। समझ रहे हो आप? इनमें से 3/4 डेथ को रोका जा सकता है। डेथ तो हो रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, उसका सॉल्यूशन वो आगे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए स्टिल बर्थ हो चाहे प्री टर्म हो, दोनों की डेथ को रोका जा सकता है, बट हमारे पास डेटा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इंडिया में डेटा ही नहीं है कि मतलब हमारी सरकार डेटा रिलीज ही बहुत कम करती है, खासकर स्टिल बर्थ और प्री टर्म को लेके। बट सॉल्यूशन क्या है? इन्होंने कोई पुराना नया सॉल्यूशन नहीं बताया है, वही सॉल्यूशन बताए हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विस है उसको इंक्रीज करिए। ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। बच्चा पैदा होने के बाद माताओं को प्रॉपर तरीके से आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताइए, है ना। फोलिक एसिड वगैरह जो आयरन इंटेक होता है प्रेग्नेंट वीमेन का, उसको प्रॉपर करिए ताकि उनके अंदर खून की कमी ना हो। अनीमिया हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डाइट का ध्यान रखिए। ठीक है, जो मैनेजमेंट वाले फैक्टर हैं आप उनको उनके ऊपर फोकस करिए। अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। अगर माता को कोई प्रॉब्लम है, उसको रिस्क है, जैसे मान लो उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, आप अगर अर्ली डिटेक्शन कर लोगे माता का, तो फिर बच्चे को भी सेव किया जा सकता है ना, प्रॉपर ध्यान दिया जा सकता है। डेटा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो प्री टर्म वाला हो चाहे स्टिल बर्थ वाला हो, क्योंकि डेटा होगा तो हम लोग कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं भाई। डेटा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, राइट। सर्विलेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसके पास प्रॉपर तरीके से डेटा होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करिए, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। कुछ खास डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मे बी वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो ऐसे हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करिए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। अब केरला के अंदर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोली है। सबसे बड़ी बात आती है पैसे की। भैया जब पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या ही करोगे। 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी और जो बजट आया था, उसमें सरकार ने ये कहा था कि 2025 तक हम अपनी जीडीपी का 2.5% जो है वो खर्चा करेंगे हेल्थ के ऊपर, लेकिन अभी वो सिर्फ 1.5% ही है। मतलब 2 साल होने बचे हैं सिर्फ, लेकिन अभी भी बजट के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज इंक्रीज किया गया है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो भैया फंडिंग की जरूरत तो हमारे यहाँ पे है ही। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, कोई नया इनोवेटिव सॉल्यूशन उन्होंने नहीं बताया है, बट स्टिल जो भी बताए हैं आप अपने एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस with respect to child mortality in India. Also suggest some solutions। ठीक है, 150 वर्ड्स में आप आराम से इसको लिख सकते हो, 10 मार्क्स। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।